Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and in this video I am going to discuss the 11th class chemistry chapter classification of periodicity of elements, and we were discussing topic discussed topic in this video. So let's start the electron gain enthalpy. The electron gain enthalpy is an element may be defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form the gaseous negative ion or anion. It is denoted by del EgH. स्टूडेंट जैसा हम अपनी लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था हमने कि जो वो टेंडेंसी कि वो अपने जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि यहाँ वहाँ पर वो लूज़ कर रहा था मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर ये किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो अट्रैक्ट कर ले यानी कि गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और वो एनायन बन जाएगा। तो उसको बनने के लिए यानी कि उस एनायन को बनने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट energy or that enthalpy is called electron gain enthalpy. So just the energy is required to remove an electron of an isolated gaseous atom so as to convert it into a positive ion. Energy is released when an electron added to an isolated gaseous atom so as to convert it into a negative ion. So this energy is called electron gain enthalpy. यानी कि जब भी एटम जो है आइसोलेटेड एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने से उस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उसने जितनी एनर्जी ली है या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में एक्स एलिमेंट है और वो उस पर ई इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहा है, तो एक्स नेगेटिव यानी कि ये बन गया एटम से एनायन। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है यहाँ पर दिस इज़ द एटम, यानी कि ये एक एटम है, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वैसे ही ये एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एनायन में कन्वर्ट होने के बाद में ये जो है एक एनायन स्पीसीज़ की तरह बिहेव करेगा। तो इसको गेन करने के लिए जो इसने एनर्जी का यूज़ किया, देन उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द वन प्रोसेस हायर इज़ द एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जितनी एनर्जी चाहिए उतनी हायर इसकी एंथैल्पी होगी। नाउ depending upon the nature of element, the process of adding of electron to the atom can be either exothermic और endothermic। यानी कि एलिमेंट के नेचर के हिसाब से प्रोसेस देखी जाएगी कि एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, यानी कि एनर्जी जो है जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। देयरफॉर सच एलिमेंट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, यानी ग्रुप 17 की जब भी हम बात करते हैं तो जो ग्रुप 17 जो एलिमेंट है उसकी हाईली नेगेटिव रहती है, बिकॉज दे कैन एक्वायर द नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस, यानी कि इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आने के लिए, इसलिए इनकी जो एनर्जी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव रहती है। तो जब भी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वहाँ पर जो है प्रोसेस की अगर अब बात की जाए तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी, यानी कि द एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि जब भी एटम में क्या होता है एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। देन उसके बाद जैसा हमने अपने लास्ट उसमें पढ़ा था कि सक्सेसिव फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को जब वो रिलीज़ कर रहा है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर उससे उससे ज़्यादा जो टाइटली है पैक्ड है उसको लूज़ कर रहा है, फिर उससे ज़्यादा जो टाइटली, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन सक्सेसिव एंथैल्पीज़ बनती चली जाती हैं। जस्ट लाइक दैट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ भी होती हैं, जैसे लाइक सेकंड एंड हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, second and higher enthalpies are also possible. However, after the addition of one electron, the atom become a negatively charged, यानी कि पहले से जैसे ही एटम पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड होगा टू द नेगेटिव चार्ज आयन, बट द एडिशन ऑफ
second electron is opposed by the electrostatic repulsion, hence the energy has to be supplied for the addition of second electron, thus the second electron gain enthalpy of element is positive। यानी कि बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि अब हम बात करते हैं कि जैसे एक एक्स एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक्स नेगेटिव उस पर साइन आया, लेकिन अब वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना चाह रहा है, लेकिन वो तब वहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के थ्रू, और वहाँ पर जो सेकंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड वाला करेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन पे एटम पे एक ऐड होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। बट व्हेन अनदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ओ नेगेटिव टू फॉर्म O2 नेगेटिव आइन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अब एनर्जी रिलीज होने की जगह एब्जॉर्ब होगी। सो टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज, इसलिए क्यों क्यों एनर्जी रिलीज़ हो रही है वहाँ पे कि वहाँ पर जो है वो जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है दूसरा भी तो O2 नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो एनर्जी अब यहाँ पर की रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगी, सॉरी, टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे हम बात कर सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जैसे हम सपोज दिस इज़ द ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर बात करते हैं ये ऑक्सीजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो जैसे ही गेन करेगा तो O नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी सेकंड वाली पोजीशन पे कि यही O नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि एटम है ऑक्सीजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा O2 नेगेटिव, लेकिन इन दोनों के केस में जो एनर्जी है वो देखिए यहाँ पर जो है एनर्जी जो है पॉजिटिव में है, यानी कि डेल H1 जो है -141 है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड। और यहाँ पर डेल H जो है जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें तो यहाँ पर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है वो प्लस में आ जाएगी, प्लस 780 किलो जूल मोल इनवर्स, तो एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी में तीन इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं तो वहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी सिस्टम ऐसा ही रहेगा। यानी कि इन दोनों केसेस में बोथ केसेस व्हेन द isolated atom, gaseous atom gain the electron, then it acquire a negative charge, single negative charge, then after acquiring a single negative charge then energy is released and the energy is in negative mode. Then the second electron gain enthalpy, when the second electron is also added to the O negative ion, then the energy is absorbed or to overcome the electrostatic force of repulsion. नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, यानी कि जो फैक्टर्स हैं किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। जैसे पहला है एटॉमिक साइज, यानी कि साइज ऑफ द एटम, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल विच रिसीव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस in the incoming electron decreases, hence the electron gain enthalpy become less negative। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती चली जाएगी, जिससे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के प्रति वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर वो लूज ज़्यादा कर सकता है गेन करने की जगह, इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव रहेगी। नाउ द न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हैंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एग्जैक्टली अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हैं या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वेरी स्टेबल होते हैं, एज अ रिजल्ट एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू एड इलेक्ट्रॉन, हैंस देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी has large positive value since they do not accept the additional electron so easily। मतलब वही है कि जैसे कि अगर हम इनर्ट गैसेस जैसे कि हीलियम नियॉन वगैरह इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देंगे तो वो बहुत बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, तो इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी उसकी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये वर्क नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन यानी एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं।
लेकिन अनपेयर्ड हैं तो वहाँ पर ईजिली गेनिंग हो जाती है। देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी जो है चाहिए वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और सक्सेसिव सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सक्सेसिव थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी वहाँ पर डिपेंड कर रही है कि वहाँ पर वो कहाँ एनर्जी रिलीज़ होगी, कहाँ एब्जॉर्ब होगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी वैल्यू आती है जब एटम जो है वो बॉन्डेड स्टेट में होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना एलिमेंट इज टेंडेंसी टू इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब वो पूरे शेयर्ड पेयर, देखो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा था, दो इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दोनों पेयर आ सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ सकते हैं और लोन पेयर भी आ सकते हैं। तो जब वो गेन करता है अपनी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बना के, तो उस केस में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम काई से प्रोनाउंस करते हैं। ये यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है इसका, ये एक्स नहीं है, ये है काई का साइन, जिसको प्रोनाउंस करते हैं काई। एज सच यहाँ पर कोई इसको आइसोलेट करने की यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, हालांकि कुछ स्केल्स ऐसे हैं जो इसको मेज़र करते हैं, और जहाँ पर मेज़र करते हैं सच एज, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिंग स्केल, ये ऐसे मिलिकन जेफ स्केल और एल्फ्रेड ब्रेस्को स्केल। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो पॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि पॉलिंग में अच्छी तरह से समझाया भी है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग एन अमेरिकन साइंस द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स, सपोज दो एटम हैं ए और बी, तो बॉन्डेड टुगेदर इज़ गिवन बाय अ रिलेशनशिप। जब दो एटम आपस में बॉन्ड होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से, यानी काई ए और बॉन्ड करता है काई बी, यानी कि सपोज ये दो हैं हमारे पास एटम जो बॉन्डेड स्टेट में है, वो इक्वल रहते हैं 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। तो डेल्टा यानी कि जो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ई ए बॉन्ड बी माइनस अंडर रूट ए बॉन्ड ए इंटू ई बी बॉन्ड बी। यहाँ पर ये जो ए बी बॉन्ड है, ए का बॉन्ड है और ए बी का बॉन्ड है, ये दो एटम का ही बॉन्ड है। सपोज जैसे हमको ए और बी आपस में बॉन्ड करने हैं तो इनका डिसोसिएट होना ज़रूरी है, बी का डिसोसिएट होना ज़रूरी है, तब जाके ये ए और बी में कन्वर्ट होंगे। तो सपोज़ इसमें वही कहा है कि जो ई ए बी है, ई ए है और ई बी बी है, रिप्रेजेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो रिप्रेजेंट करते हैं किलोजूल मोल इनवर्स में ऑफ अ बॉन्ड ए बी, ए एंड बी बी रेस्पेक्टिवली। काई ए एंड काई बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, और ए और जो बी है हमारे पास, यानी कि इसके काई ए और काई बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंस एटम बी। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन की जो वैल्यू वो 4.0 है, यानी कि टू फ्लोरीन द एलिमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्डर वी कैलकुलेटेड। यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन को जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसलिए माना गया है क्योंकि ये इसमें काफ़ी हाई पावर ऑफ टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो पोलैरिटी का सेंस का मतलब क्या? द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट डाइपोल मूवमेंट, यानी कि पोलैरिटी डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में हम मेज़र कर सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट तभी बनता है जब दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं। जैसे सपोज ए और बी एटम बॉन्डेड हैं आपस में, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज, दिस इज द डाइपोल मोमेंट बनेगा। तो हायर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम द मोर इज द डाइपोल मोमेंट, यानी कि जितना ज़्यादा ए और बी एटम के बीच में डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वही उनको बनाएगा पोलर और नॉन पोलर। तो उतना ही ज़्यादा डिफरेंस, उतना ही हायर क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द डाइपोल मोमेंट ऑफ एच एफ फ्लोरीन का 1.86 है, डाइपोल मोमेंट इसका HCl का 1.11 है, HBr का 0.79 है और HI का 0.38 है। तो यहाँ पर हम देखिए ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ग्रुप 17 में। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
तो जब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद क्लोरीन, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन उसके बाद आयोडीन। इस तरीके से यहाँ पर जितना ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डायपोल मूवमेंट होगा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो काई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायपोल मूवमेंट के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा यानी कि काई ए और काई बी के बीच में, तो उतना ही ज़्यादा डायपोल मूवमेंट रहेगा। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे कि अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज सेड टू बी पॉजेसेस सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। अब जैसे कुछ जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। तो नॉन पोलर बॉन्ड या पोलर यानी कि कोवेलेंट का मतलब तो हो गया शेयरिंग से, लेकिन शेयरिंग में भी अगर आयनिक कैरेक्टर रख रहा है तो इसका मतलब वो पोलर कोवेलेंट है। तो वो पोलरिटी इसी वजह से डेवलप होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सपोज़ जैसे बात कर सकते हैं कि एच के केस में इन दोनों में से कोई भी लूज़ और गेन नहीं करता और वो सिर्फ शेयर करके अपना HCl बना लेते हैं। लेकिन ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ना कि आयनिक। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब ये शेयर कर रहे हैं तो कोवेलेंट है तो ये नॉन पोलर होने चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए तो इसका मतलब इनका डायपोल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन HCl का डायपोल मूवमेंट है, वो इसलिए है क्योंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आएगा। इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो पोलर होते हैं, उन पर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है। तो इस स्केल को हम देख सकते हैं यहाँ पे। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन टू एटम इज़ 1.9, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि अगर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.9 है तो इसका मतलब जो बॉन्ड है वो 50% आयनिक है और 50% कोवेलेंट है। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस वो 1.9 के समथिंग है। एंड इफ़ द डिफरेंस इज इंक्रीजेज द आयनिक कैरेक्टर फर्दर इंक्रीजेज, यानी कि 1.9 से, यानी कि अगर हम बात करते हैं अगर 1.9 पर यहाँ पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड कैसा मिलेगा, पोलर, यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा 1.9 की वैल्यू पे। इसका मतलब नीचे जो है 50% कैरेक्टर का मतलब ये 50 जो दे रखा है वो परसेंटेज बता रहा है कि 1.9 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब उस एटम के बीच में, उन दो एटम्स के बीच में 50% आयनिक बॉन्ड है और 50% कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन जैसे ये वैल्यू बढ़ती है 2.2, 2.8, 3.2, तब यहाँ पर 70, 86 और 92 यानी कि फुली आयनिक कैरेक्टर डेवलप होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन 1 पॉइंट नीचे अगर वैल्यू रहती है 30%, 15% और ये, तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर 30% है, तो यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया 70%। 15% अगर इस पर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है 0.8 के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, तो वहाँ पर जो है 85% जो कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। तो कह सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि 1.9 से नीचे की जो वैल्यूज़ वाले हैं उन वो कोवेलेंट बॉन्ड, और 1.9 से ऊपर आयनिक बॉन्ड। So this is the difference of electronegativity and electron gain enthalpy. Now this is the summary of your whole chapter, यानी कि ये पूरे चैप्टर की समरी बता रहा है कि जो जो आपने पढ़ा था इसमें अभी तक, उसमें क्या क्या था। एटॉमिक रेडियस थी, यानी कि एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करिए जाएँ तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर इसमें बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो क्या होती है, कम होती है टॉप से बॉटम की तरफ। बाकी अगर हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, और यहाँ से उल्टा चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, और मेटेलिक रेडियस भी इंक्रीज़ होती है। देन अगर हम बात करें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देन बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ये जो एरो हैं वो ये शो कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ होगा, कहाँ से कहाँ तक कम कम डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर ये इस एरो के थ्रू हम यहाँ पर पता कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, एटॉमिक रेडियस है, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि
टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कैसे आया, किस तरीके से डिफरेंस आया। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर ओवरव्यू जान सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ें जो है वेरी करती हैं, और वेरी करने के बाद इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। So student, this is all about your chapter. Finally this chapter is finished and we will start the next chapter after this video. So thank you so much.